राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। और मेरे साथ हैं भाई अभिषेक तिवारी पटना से। इनका बहुत शानदार चैनल था अभिषेक तिवारी शो। अभिषेक भाई राम राम। राम राम बाबा जी, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। अभिषेक भाई, ये SIR स्पेशल इन्वेस्टिग वो इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, उसको लेके कल जो तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारा नाम काट दिया, अब हम कैसे चुनाव लड़ूंगा, 10 मिनट बाद आ गया है ये रहा तुम्हारा नाम। और लोगों ने फिर जो उनका लिहाड़ी लेना शुरू किया है, 9वीं फेल अब 10वीं कर लो, तुम अपना नाम खोज ही नहीं पाए, मतलब इस टाइप का दुनिया भर का मीम फेस्ट चला कल। उधर से राहुल जी ने कल से एक अभियान छेड़ रखा है, यक कर देंगे, वक कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। इलेक्शन कमीशन वोट चुरा लिया, बीजेपी को जिता रहा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कहता है झूठा, झूठ बोलता है, एक को बार हमारे पास नहीं आया, खाली बयानबाजी करता है। सर, ये इतना नर्वस क्यों दिखाई दे रहे हैं दोनों लोग बिहार इलेक्शन को लेके? मतलब क्या SIR से वाकई इनकी चूल्हे हिला दी हैं क्या, या क्या ग्राउंड पोजीशन क्या है, जरा बताइए। सर, बांग्लादेश में खालिदा जिया ने चुनाव का बहिष्कार किया। क्यों किया? उसे पता था कि वो शेख हसीना के आगे वो नहीं टिक सकता। जी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसके बाद? चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। लाठी तलवार, वो इनकी कम्युनिटी का वोटर वैसा है भी, उसके दम पे संसद में कूच करेंगे, बवाल काटेंगे। एक तो स्मोक मामले के घुस गया था ना दिल्ली में, उसे लोगों ने कहा ये तो क्रांतिकारी है। इनकी क्रांति इसी प्रकार की होती है, मार दो, काट दो, लूट दो। बंगाल में देखा, पूरा 90 का दशक में उसी के बीच जिया हूं। अब इनको यह समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी से ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से नहीं जीत सकते, चुनाव लड़के नहीं जीत सकते। अब अराजकता फैला दो देश भर में, अनार्की फैला दो। आपने सुना ही होगा राहुल गांधी के मुंह से पेट्रोल छिड़क के आगे है पूरे देश में, पूरे देश में पेट्रोल छिड़क दिया है। तो माचिस ही तो मारना बाकी रह गया है। माचिस मारने वाले, अच्छा, जो आपके लिए सीए और वक्फ बोर्ड के नाम पर सड़कों पे आ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी और राजद के आह्वान पे भी आ सकते हैं, वैसे कम्युनिटी के लोग पूरे देश में आ सकते हैं। एक, मैं बार बार कहता हूं कि सीए के प्रोटेस्ट को एक्चुअली टेस्ट किया गया था ये देश से कि हम क्या शहर भर के, देश भर के शहरों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हमारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है या नहीं। इन्होंने वो टेस्ट किया था। अब खालिदा जिया के बयान के तहत तेजस्वी यादव ने भी बोला कि हम भी बहिष्कार करना चाहते हैं। बात SIR की है ही नहीं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। किशनगंज में सबसे अधिक नाम कटे, 4 लाख से अधिक नाम पटना में कटे हैं। पटना को सर बुढ़ों का शहर, बुजुर्गों का शहर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों जवान बेटे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, नौकरी के लिए बिहार से बाहर हैं। माता है, पिता है, उनका बनाया हुआ करोड़ों का घर है, उसमें रेंट में कुछ स्टूडेंट रह रहे हैं जो पढ़ने के लिए इधर उधर से आते हैं बिहार के बाहर से, जिनको लगता है कि पटना में अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, वो भी कुछ सालों बाद छोड़ के चले जाते हैं। यही चल रहा है। बेटा इस इंतजार में है कि माँ बाप कब मरे ताकि वो वाला प्रॉपर्टी बेच के वो बाहर जो सेटल हुआ है और अच्छा फ्लैट वगैरह ले ले। यह वास्तविकता है। और इसी वास्तविकता को तेजस्वी यादव समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? पढ़े नहीं है। अच्छा, मैं अन्य राजनीति के जानकार और पत्रकारों से कल बातचीत कर रहा था। उन्होंने एक बड़ी बड़ी मार्क करने वाली बात कही कि मुझे नहीं पता है कि किसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सलाह दिया तेजस्वी यादव को, बिना फैक्ट चेक किए प्रॉपर ढंग से। ये मुद्दा जितना बैकफायर करेगा वो तेजस्वी यादव समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव घिरे हुए कई चीजों से। आपके दर्शकों को अपडेट करूं कि अभी एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू में कह लीजिए, तेज प्रताप यादव ने कहा कि सावन में मांस नहीं खाना चाहिए। तो पत्रकार ने पूछ लिया कि किसके बारे में इशारा करने, तो बोले आपको पता नहीं है कि सावन में मांस कौन खाया था? कोई माने ना माने, इशारा तो अपनी भाई की तरफ था। वो कह रहा है कि घर में विभीषण आ गया है,
हरियाणा वाला, तो हरियाणा वाला कौन है? संजय यादव, सबको पता है। और ये कहना, जो संजय यादव जिस तरफ जा रहे हैं, बिहार ये का संजय यादव कौन है, जरा हमें दर्शकों को बता दीजिए, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे ये कौन है हरियाणा का संजय यादव। मैं भी पहली बार नाम सुन रहा हूं, क्या चक्कर है ये? हरियाणा के संजय यादव ही राजद के आईटी सेल वगैरह को और इन सबको, सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं। और 2015 में लालू यादव का आइकॉनिक ट्वीट जो बहुत वायरल हुआ, जिसने बिहार में गेम चेंजर का काम किया, वो इन्हीं के देखरेख में वो ट्वीट किया गया था। जो मोहन भागवत के बयान पर आरक्षण छीन लेने वाली बात और पूरी तरह से बिहार को वापस कास्ट लाइन पर लाने वाला जो 2015 में था। लेकिन ये भूल रहे हैं एक बेसिक चीज, उस वक्त नीतीश कुमार इनके साथ थे। नीतीश कुमार का वोटर ऐसा है जो ब्रेड पर मक्खन की तरह है, चाहे वो बीजेपी का ब्रेड हो या राजद का ब्रेड, वो पूरा चढ़ता है, क्योंकि वो समझता है, वो जानता है कि सत्ता के साथ कैसे अपने आप को अटैच करना है। स्मार्ट प्लेयर्स। नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक टूट नहीं रहा है। वाई कम्युनिटी में आप स्वयं देख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव मुजफ्फरपुर में अपने कैंडिडेट्स के लिए रैली कर रहे हैं, स्वयं ऐलान कर चुके हैं कि इस बार हसनपुर से नहीं, वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे। और बाबा जी एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं, पप्पू यादव वो चाहते नहीं है कि मधेपुरा और कम से कम पूर्णिया, ये 2 रीजन में राजद के विधायक बने, क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म राजनीति के लिए खतरनाक होगा। ऐसा नहीं कि पप्पू यादव ने प्रयास नहीं किया, पप्पू यादव ने राजद को और कांग्रेस को, दोनों को मनाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ प्रयास किया। लेकिन अब आदमी राजनीति तो अपनी नहीं दे सकता ना जी। तो ये चीजें हैं। और उस पे एसआईआर में आप ये जानते हैं कि 2-2 वोटर आईडी कार्ड रखने वाले मृत लोगों को हटाया जा रहा है, जो शिफ्ट हो गए उनको हटाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि मृत लोग क्यों आपको चाहिए वोटर आईडी कार्ड में? 2024 के लोकसभा चुनाव में बाबा जी आपको एक वीडियो याद होगा, जिसमें 11 साल की बच्ची बुरके के अंदर पकड़ी गई। तो डिफेंड कैसे किया जाता है? अब बच्ची को मन हो गया तो वोट देने चली आई, तो आप फांसी पे चढ़ा दोगे? आपको पता नहीं है कि सलमा का बुरका पहन के नगमा वोट करेगी तो इनलीगल है। नगमा सिर्फ अपना वोट कर सकती है, सलमा का वोट नहीं कर सकती। यह अवैध है, इनलीगल है, इसके लिए अपराध है। उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, उसको जेल ही भेजना चाहिए। मुसलमानों का एक सेट प्रैक्टिस है, वो गलती करेंगे और फिर कहेंगे तो क्या हमको फांसी पे चढ़ा दोगे? तो भाई हत्या करोगे तो फांसी पे ही चढ़ोगे ना, क्या करोगे फिर? तुम क्यों गए वोट देने? अच्छा उसका मन हो गया, तो क्या घर के बड़े बुजुर्गों को पता नहीं था कि अवैध है, इनलीगल है? आप लोगों ने मन को बढ़ाया, बोला जा जा जा, नगमा दीदी नहीं है तो तू ही सलमा है, तू ही जाके वोट दे आ बुरके में, किसको पता चलेगा? बेचैनी इस बात की है कि जो मृत लोग हैं उनके भी वोट अब कटेंगे तो नहीं हो पाएगा। ओवैसी फैक्टर अलग है, उसने बोला है कि देखो तुमसे हमने 15 मांगे थे और तुम्हारी गलती, मैंने वो सारा अलायंस करने का अपनी तरफ से प्रयास किया, तुमने नहीं दिया, तुमने मेरे 4 विधायक तोड़े, मैं तुमको 40 सीटों पर हरा के दिखाऊंगा। तो एक अलग परेशानी है। अब इसके बीच रियलिटी चेक, सर जब तक लालू प्रसाद यादव जीवित हैं, इस बार आखिरी बार है, तेजस्वी यादव अगर सीएम इस बार बन गए तब तो बन जाएंगे, वरना ऐसा कुनबा बिखरेगा, वो संघर्ष की क्षमता तेजस्वी यादव के अंदर नहीं है जो चिराग पासवान ने अपने बाप के जाने के बाद, पिताजी के जाने के बाद, या अपनी पार्टी टूटने के बाद शून्य से अपने आप को वहां तक खींच के ले गए। वो जील नहीं है, वो पावर नहीं है तेजस्वी यादव में, मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। तो संजय यादव या उनकी जो पूरी आईटी सेल है, जिस प्रकार से हिंदुओं को विभाजित करने का प्रयास कर रही है, अंतिम लड़ाई लड़ रही है, एक हारी हुई बाजी को लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। महेंद्र धोनी के साथ केदार जाधव बैटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये तो बहुत कुछ इसमें डिपेंड करेगा आगे बाबा जी की सीट शेयरिंग कैसा होता है, कौन से सीट पे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में सीटों का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जी जरा मुझे बताइए, ये जो उनके रामविलास पासवान जी के बेटे हैं चिराग पासवान, इनका क्या चल रहा है? ये तो हमेशा ब्लैकमेल की राजनीति ये भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिल जाए,
दोनों तरफ बात चलाते हैं, सिर्फ सीटें ज्यादा, इनके साथ तालमेल सीटों का हो जाएगा? ये किसके साथ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव तो ये एनडीए के साथ ही लड़ेंगे और अमित शाह जी के कहने पे ही संभवतः चुप भी हुए। देखिए, एक आपको इनपुट बताता हूँ, अभी नाम नहीं लूंगा दो नेताओं का, एक एलजेपी के नेता थे और एक जदयू के बहुत बड़े नेता थे। पटना में एयरपोर्ट लॉबी पे बैठे हुए थे, जो वीआईपी लॉन्च होता है, और वहां पर बैठे थे तो हाय हेलो हुआ, प्रणाम पाती हुआ। फिर उसके बाद वो चूंकि एकमात्र सांसद हैं, तो उन्होंने जाकर के उनसे पूछ लिया उस बड़े जदयू के नेता से कि सीट शेयरिंग के लिए कब बैठना है। इस पर जदयू के नेता ने तुनक के जवाब दिया, तुमसे बात करेंगे। ये टोन था, यही था, तुमसे बात करेंगे। तुम्हारा अलायंस बीजेपी के साथ है कि मेरे साथ है? जब बैठा जाएगा, बात होगा, तुमको बता दिया जाएगा। ये बात उन्होंने फोन पे उसी टाइम की ये हुआ, चिराग पासवान को बता दी। इसीलिए चिराग पासवान के 2-3 ऐसे बयान हैं, अदरवाइज पूरी तरह से वो इंटैक्ट ही हैं। और शाहाबाद में जो उनकी रैलियां शुरू हुई, वो मोदी जी के कहने पे ही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो मोदी जी के हनुमान है, और मोदी जी के हनुमान है तो मोदी जी के कहने पे चलेंगे ना। दिक्कत यहां पर है, मोदी जी के अलावे उनको कोई डिक्टेट करने का प्रयास करेगा, तब आदमी तो लंका ही जलाएगा, वो किसी और के इसमें नहीं आएंगे ना। तो दिक्कत यहां पर है, और मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम भी पिछले परसों सॉल्व हो गया है, तो अब वो बयान भी आना बंद हो गया होगा, आपने देखा है पिछले 3-4 दिनों से वो प्रॉब्लम भी बैठ करके सॉर्ट आउट कर लिया गया। और कहा, जदयू ने भी फाइनली कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिसने पूछा था वो पूछने का अधिकारी नहीं था, ये पूछते तो हम बता देते। और दोनों तरफ के, वो जदयू के जिस नेता का नाम ले रहा हूं, वो भी बहुत बड़े हार्ड बार्गेनर हैं। तो जदयू ने कहा कि हम भी अपनी डिफिकल्ट सीटें इनको देने को तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बैठ करके बात जिससे होना चाहिए उससे होगा ना। चिराग को समझ में आ गया कि बिना मतलब का बना देगा, जरूरत नहीं है चीजें ठीक करने की। और देखिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ये तो होना ही है ना, तेजस्वी वर्सेस चिराग। ये होगा सर, ये बात भी समझ लीजिए, क्योंकि आज चिराग पासवान अपने आप को वहां पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन 2030 में भी नहीं देख रहे हैं, ये गलत होगा। जदयू के डाउनफॉल के बाद, एक नीतीश जी के जाने के बाद एक वैक्यूम क्रिएट होगा। वो वैक्यूम राजद की तरफ नहीं जाएगा तो किसकी तरफ जाएगा? या तो प्रशांत किशोर का एक ऑप्शन क्रिएट होगा, या चिराग का होगा, क्योंकि बीजेपी के प्रति वो स्वतः लगाव नहीं रखता, वो अलायंस में इसलिए लगाव रखता है। और बहुत सारे उनमें चंक्स हैं जो पसंद करते हैं चिराग पासवान को एज ए यंगस्टर। चिराग पासवान इंक्लूसिव राजनीति की बात करता है, तो ये एक फैक्टर है, और मुझे लगता है कि इसका भी सॉल्यूशन ये लोग निकाल ही लेंगे जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये एसआईआर में 60-65 लाख जो वोट कट रहा है, और राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों बहुत नर्वस जो दिखाई दे रहे हैं, क्या इनका कुछ ज्यादा नुकसान हो रहा है? क्या इनके ही ज्यादा वोटर का नाम कट रहा है? क्योंकि भाई, पलायन जब बिहार से होता है तो वो तो हर वर्ग का आदमी जाके दिल्ली, बंबई, बंगलुरु, लुधियाना, सूरत खट रहा है। तो हर जात, हर बिरादरी का आदमी है। हाँ, कुछ जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इधर उधर जो एक्स्ट्रा, वो हो सकता है थोड़े से मुसलमान थोड़े से ज्यादा हो, पर वोटर लिस्ट से गलत नाम तो तकरीबन हर वर्ग का कट रहा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैं महापुर में नहीं रहता हूं, मैं पंजाब में रहता हूं। अब मेरा नाम पंजाब की वोटर लिस्ट में दर्ज है, अगर महापुर से कट जाए तो भाजपा का 2 वोट कम हुआ ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात यही है, जो मैंने पटना में तो निर्विवाद रूप से सबसे ज्यादा 4 लाख पटना में कटे हैं। अब आप बताइए, पटना सिटी लोकसभा क्षेत्र निर्विवाद रूप से कौन जीतता है सर? आज से नहीं बोल रहा, कांग्रेस अपने प्राइम पे भी वो नहीं हिला पाई है, और राजद भी अपने प्राइम पे नहीं हिला पाई है। तो पटना सिटी का वोटर कटा, तो कौन कटा? भाजपा का वोटर कटा। उसी प्रकार से देखिए, एक हार्श फैक्ट बताते हैं, बहुत सारे सवर्ण समाज के लोग रोहतास, कैमूर, इस रीजन में जाएंगे, बक्सर, वो परंपरागत रूप से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस की हिंदू द्रोह की राजनीति के बाद वो भाजपा की तरफ शिफ्ट नहीं होते, वो अनमने मन से। जैसे ही प्रशांत किशोर, हाँ ये फैक्ट है, जैसे ही प्रशांत किशोर विकल्प बन के आया,
वो सब उधर शिफ्ट हो गया। तो देखने में लग रहा है तिवारी, पंडित लिखा हुआ है, राजपूत लिखा हुआ है, सिंह है, ये क्यों जा रहे हैं प्रशांत किशोर की तरफ? वो है कांग्रेसी, वो विकल्प के तलाश में था। आप देखिए दिल्ली में भी कांग्रेस का विकल्प जैसे ही आम आदमी आया तो कांग्रेस का कोर वोटर शिफ्ट हुआ। बीजेपी 35, 36, 37, 38% के ही हाँ आसपास विधानसभा में थी और रही। बिल्कुल। शिफ्ट हुआ कांग्रेस का वोटर। कांग्रेस के कोर कमेटी को यह बात समझ में आ गई है। उनके पास भी पीके का कोई इलाज नहीं है। पीके का इलाज तो एनडीए के पास भी नहीं है, जो वास्तविकता है। क्योंकि वो प्रोडक्ट नया है तो ऑफर करने को बहुत कुछ है, आपने टेस्ट तो किया नहीं उसको। राजद को डेंट कर ही रहा है और उस पे अब बहाना तो आपको चाहिए। तो बहाना सर वो एसआईआर है सर। और दर्शकों को एक बात बता दूं, 2003 में जब एसआईआर हुआ था, ऐसे ही मृत लोग और इन लोगों के लिस्ट के नाम कटे थे। 2005 में लालू प्रसाद यादव सत्ता से चले गए थे और 2004 के भी लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा जो एनडीए का परफॉर्मेंस था वो बिहार से था। ये बात लोग ना भूलें। और एनडीए को हटाने की जब बात आएगी तो थोड़ा 20 साल का 21 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जदयू और बीजेपी जब अलायंस में लड़ी है तो समझ लेते हैं कि देखिए विकास को एक सेकंड के लिए आप वास्तविकता के पीछे लेके जाइए, शिक्षा को और रोजगार को। वोट तो कास्टे करेगा सर, चाहे यूपी हो बिहार हो। पूर्वांचल की भी राजनीति आपने खूब देखी है दद्दा, और मैंने आपसे काफी कम देखी है। लेकिन पूर्वांचल की राजनीति और बिहार की राजनीति में एक सिमिलरिटी है, वो कास्ट पैटर्न। उससे डिनाई हम लोग नहीं कर सकते। भूमिहार भूमिहारे को वोट करेगा जी, वो है। अभी बलिया लोकसभा में जी, सनातन पांडे जीत गए। क्यों जीते? क्योंकि एक कोर ब्राह्मण का बड़ा सेगमेंट सनातन पांडे को वोट कर गया था, जी। नीरज शेखर के अगेंस्ट था। तो वही स्थिति है सर। उस अच्छा स्थिति मुझे एक में चीज बताइए, जी, आप ही के एक वीडियो में मैंने सुना था कि कोई सर्वे हुआ है जिसमें पीके को मात्र 1-1.5%, 1.25% वोट मिल रहा है। 2%, 2%, 2%। 2%। तो ये ये जी, मात्र 2% से कितना डेंट डाल पाएंगे और किसको ज्यादा नुकसान करेगा? 2% मिल रहा है और 10% सर निर्दलीय को मिल रहा था। देखिए पीके के हम कैंडिडेट्स को समझे। अभी 2% है, ये क्यों हवा में है? उसमें मैंने बोला था ये बात कि वो 10% वाला भी इधर शिफ्ट हो सकता है। क्यों? पीके के पास 243 कैंडिडेट कौन होंगे? वो लोग जिनको भाजपा से, एनडीए से या महागठबंधन से टिकट की उम्मीद होगी, लेकिन वो टिकट नहीं मिलेगा। तो अपने क्षेत्र में भी कुछ प्रभाव रखते होंगे वो। अब इस तरह की चीजें होती हैं। तो एक चीज है बीजेपी के अंदर, वो अपने टूट को बहुत हद तक न्यूट्रलाइज कर लेती है, क्योंकि एक संगठन है बीजेपी। पार्टी तो है ही, लेकिन एक कैडर के अगेंस्ट में कोई नहीं जाता। राजद और कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। वहां अपॉर्चुनिस्ट लोग भरे हुए हैं, उनको वहां नहीं मिलेगा, वो गुलाटी मारेंगे। लेफ्ट के साथ भी ऐसा। ऐसे सिचुएशन में पीके का वोट शेयर 7 से 8% तक भी जा सकता है। अब रही बात कि इसमें डेंट किसको अधिक होगा, सबसे पहले हम यह समझे सर कि इन सब झंझावात के बावजूद क्या नीतीश कुमार का वोट या मोदी का जो एम वोटर है, यानी जो महिला वोटर है, क्या वो टूट रही है? ग्राउंड पर जो अभी तक मैंने सर्वे किए हैं उसके हिसाब से नहीं टूट रही है। आपको मैंने बताया था सर कि मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है इसी 30 तारीख को, तो मेरा वो बीच में 10 दिन का वो शेड्यूल टूट गया। अब मैं 10 तारीख के बाद वापस ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जाऊंगा। किंतु जो मूल है उसको हम समझते हैं कि बिहार की 50% आबादी में एक बड़ा चंक है जो एनडीए की तरफ, वो चंक 70%, 75% का चंक है सर जी, जो एनडीए की तरफ इंटैक्ट है। बोला हमको कोई मतलब नहीं, हमको क्या है, बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, डेडली कॉकटेल हो जाता है जब नीतीश और मोदी मिलते हैं तो महिलाओं के लिए, क्योंकि मोदी जी ने भी महिलाओं को बहुत कुछ दिया है और नीतीश कुमार ने भर भर के दिया है। ऐसे में ना तो आपका मैया दैया कोई योजना काम नहीं करता। और इस बातों को ऐसा नहीं है कि संजय यादव सेंस नहीं कर पा रहे हैं, हरियाणा वाले
तमाम बगावत और इन सब के बाद वो सेंस भी कर पा रहे हैं। तो बेचैनी है, छटपटाहट, और मैंने पहले ही कहा कि समय कम है तेजस्वी यादव के पास। इस बार जीत गए तो ठीक है, वरना पिताजी का एक बार जब देहांत हो जाएगा तो वो झंझावात जो आएगा पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के, आई रियली डाउट कि वो संभाल पाएंगे। जी, मुस्लिम वोट सीमांचल में क्या पोजीशन है? मुस्लिम वोट, ओवैसी, क्या? देखिए, एक बड़ा चंक मुस्लिम वोटर वो तो कांग्रेस और राजद के साथ इंटैक्ट रहेगा, वो रहेगा। लेकिन ये लोग जब कैलकुलेशन करते हैं ना 19% जो बिहार का एक डेटा कहता है मुस्लिम है, हालांकि मैं ये डेटा को ओवर एस्टिमेट करता हूं, बहुत ओवर एस्टिमेटेड है, मुझे लगता है 17-16% से ऊपर नहीं होने चाहिए। खैर, वहीं पे आते हैं, 19% में भी बड़ा चंक तो सीमांचल में ही रहता है सर। भागलपुर, अररिया, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। अब आते हैं इस बेल्ट में, जो बांका है या फिर ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में नहीं है आप। उसी प्रकार से शाहाबाद प्रमंडल में आप सिर्फ इसलिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि एनडीए से सवर्णों की नाराजगी लगातार बढ़ी है नीतीश के रीजन में। वो अगेंस्ट वोट कांग्रेस को जाता था, इस बार जनसुराज की तरफ शिफ्ट होने के बहुत प्रबल चांसेस हैं। ऐसे में अगर ठीक से गोटी फिट हो गई तो आई रियली डाउट के 170 के नीचे एनडीए आपको दिखेगी। 170 का मार्क पहुंच सकती है एनडीए, और दैट विल बी अ ह्यूज विक्ट्री। मैं आपको याद दिलाऊं, ये हम पंजाब में एक बार ऐसा हुआ था, 5 साल बादल साहब की, भाजपा बादल साहब की सरकार चल चुकी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। तभी क्या हुआ कि मनप्रीत बादल जो है परिवार में फूट पड़ी और मनप्रीत बादल ने अलग पार्टी बना ली जी, और एंटी इनकम्बेंसी से जो नाराज वोट जो कायदन कांग्रेस में जाने चाहिए थे वो मनप्रीत बादल में चले गए, कांग्रेस चुनाव हार गई। मेरा एग्जैक्टली वही पॉइंट है सर। यही चीज आपके हिसाब से जन सुराज करने जा रही है कि जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी जदयू के खिलाफ, वह कांग्रेस और तेजस्वी के पास न जाके जन सुराज उसको थाम लेगा। बिल्कुल बिल्कुल वही होने जा रहा है। और सिर्फ जनसुराज उनको नहीं, डेडली क्या है, दिक्कत क्या है, एक वो जो विवशता के कारण राजद को और कांग्रेस को चुनता था वो वोट भी शिफ्ट हो रहा है। कमाल तो ये है। सो इसीलिए मैंने कहा कि वो चंक मुझे 7-8% वोट शेयर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है अंततोगत। चुनाव में सर 7-8% का डेंट तो बहुत बड़ा डेंट होता है, बहुत बड़ा डेंट हो जाएगा, बहुत बड़ा डेंट हो जाएगा। अगर आप देखिए, आप इतने दिनों से पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, टेक्निकली आप देखिए कि तेजस्वी यादव के पास माई समीकरण के अलावे सरप्लस है क्या, और माई समीकरण में भी अगर टूट हो जाए तो 27-28%, उसमें खूब एड ऑन करेंगे तो 4 या 5%, 32% से ऊपर इनका वोट शेयर दिख नहीं रहा है, 33% से ऊपर टेक्निकली। तो इस 33% को ये 46% वाले से, 50% वाले से कैसे लड़ेंगे? मतलब ये ना आपका ये भूलिए मानना है कि बीजेपी एनडीए जो जदयू मिला के और ये चिराग मिला के 46 से 50 के बीच तक रह सकते हैं, मतलब 45 प्लस रहेंगे। नो डाउट, नो तो डाउट। इसका उदाहरण 10-12%, ये तो गैप 10-12% का होने जा रहा है। हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। वो क्लियर कट। देखिए वो गैप विजिबल, देखिए जब छोटा गैप होता है तो विजिबल नहीं होता है दादा, लेकिन जब बड़ा गैप होता है ना तो विजिबल होता है। वो गैप दिखता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि बंगाल या हरियाणा में पॉलिटिकल विश्लेषक क्यों मात खा जाते हैं? बीजेपी का जो सर्ज था, जो राइज था बंगाल में, वो था 11% वोट शेयर से सीधे 40%। तो लोग को समझ में आता है इतना शोर अचानक हो गया, शायद ये 40% से भी ज्यादा हो, ये 40-45% हो, बीजेपी जीत जाएगी। उसी प्रकार से अगर आप
हरियाणा के इलेक्शन को देखेंगे तो कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ के 40% पर हो गया। कहां से? 26% से। जी। लेकिन भाजपा का वोटर 37% जो हरियाणा में होता था वो भी 40% पर गया। ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी। तो ये चीजें समझने की है कि ये जो गैप है वो गैप क्यों बड़ा हो रहा है। पिछली बार भी एनडीए को लगभग 40% वोट मिल गए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। यहां पर एक लोग मिस कर रहे हैं चीज कि 141 सीट पर चिराग पासवान अकेले लड़ा था और उसको 8.5% वोट शेयर आए थे। वो किसके वोट थे? वो पूरा का पूरा एनडीए का वोट था, कोई भी राजद या मुस्लिम या इन सब का वोट नहीं था। वो जैसे ही सरप्लस होता है, आप लोकसभा का रिजल्ट देख लीजिए, पूरे बिहार को छोड़ दीजिए तो यूपी में वो संविधान का झूठ चला, राजस्थान में चल गया, हरियाणा में चल गया, बिहार में नहीं चला। अच्छा, बंगाल में भी चल गया, उसके बावजूद बिहार उस झंझावात को सह गया। क्यों? क्योंकि बिहार में अंततोगत्वा कास्ट पर फैक्टर मैटर करता है और वोट उसी के ऊपर होता है सर। और चिराग पासवान आखिर में इतना बड़ा एनडीए के लिए एसेट प्रूव होगा कि लोग याद करेंगे मेरी इस बात को जो मैं कह रहा हूं अभी। मुझे ये बताइए, यादव वोट का क्या है? यादव वोट पूरा इंटैक्ट है तेजस्वी के साथ या उसमें भी क्षरण है? नहीं, यादव वोट में तो इस बार इंटैक्ट होना है। एक तो तेजस्वी यादव का कारण है कि सीएम पोस्ट पे है, दूसरा ये इंटैक्ट कहां कहां पर है ये मूल क्वेश्चन है। नवादा में इंटैक्ट नहीं है क्योंकि राजवल्लभ यादव का पूरा परिवार कभी राजद का हुआ करता था, इस बार वो निकाल दिया गया है, परिवार निकाल दिया गया। वो अकेले अपनी राजनीति तो समाप्त नहीं करेगा, निर्दलीय लड़ेगा। मगध रीजन को, शाहाबाद प्रमंडल को और थोड़ा वो छपरा गोपालगंज के और सिवान के रीजन को अगर आप छोड़ दें तो वाई कम्युनिटी हर जगह बिखरी है। मधेपुरा कहा जाता है गोप का, ये बात तो ठीक है, लेकिन मधेपुरा से 2004 से लेकर के 2009, 14, 19, 24 हर लोकसभा में सांसद किसका रहा है? जदयू के यादव जी हैं, लेकिन वो जदयू के हैं, है गोप का ही। तो उसके समर्थक मानेंगे तब तो तेजस्वी यादव को अपना नेता। इसी प्रकार से पप्पू यादव, वो चाहता है कि उस एरिया में डेंट हो। मधुबनी के यादव जी, जिनको इस बार उजियारपुर में निर्दलीय आपने लड़ते हुए देखा नित्यानंद राय जी के अगेंस्ट, वो 40,000 वोट करते थे। तो वो मधेपुरा तो पूरा मधुबनी रीजन वो डेंट करने वाले हैं और वो करेंगे ही। और तेज प्रताप भैया, अब वो तो ये तो छोटे छोटे हैवीवेट, तेज प्रताप यादव के 40 ऐसे चेले चमचे नेता जो आप नाम देना चाहें, जो तेज प्रताप यादव के भक्त है, और तेज प्रताप यादव उनको कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोग निर्दलीय खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे लिए प्रचार प्रसार करेंगे, हम भी तो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, मैंने ये देखा है कि इस प्रकार का जब निर्दलीय खड़ा हो जाता है ना, कुछ नहीं काटेगा तो 2-4-5 हजार वोट तो काट ही देगा। उदाहरण दे देते हैं, बिहार ही में हुआ है। जहानाबाद लोकसभा सीट पर 2019 में तेज प्रताप यादव ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया राजद के अगेंस्ट, सुरेंद्र यादव के अगेंस्ट। और जहानाबाद के उस कैंडिडेट को मिला 9,000 वोट, जो जिसको तेज प्रताप यादव ने समर्थन दिया, और जदयू 1400 वोट से चुनाव जीत गई। हाँ, लोकसभा का चुनाव। लोकसभा में सर 1400 वोट से हारना कितना बड़ा चोट देगा, ये आप और हम बेहतर समझते हैं, दर्शक भी समझ जाएंगे। और वो क्यों? क्योंकि 9,000 वोट एक जो है तेज प्रताप यादव का कैंडिडेट वो ले गया। तो अच्छा, ये तेज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के मरहूम अब्बू एक बात कहा करते थे कि साला तुम कांग्रेस को जो इतना सीट दे देता है, कांग्रेस को सीट देने का मतलब भाजपा को वो सीट गिफ्ट करना। कांग्रेस को तुम जितना सीट देगा वो सब भाजपा जीतेगा, इसलिए कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीट मत दो, 100 सीट दे देता था। तो सेम यही फॉर्मूला तो बिहार में भी लगेगा। बिहार में कांग्रेस जितनी सीट पे लड़ेगी वो सीट भाजपा जदयू को जीतना है ज्यादातर, 80-90। इसीलिए तो मैं देखिए, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि राजद बेसिक
सर यूपी और बिहार में एक मूल अंतर और समझा दूं, इतने बड़े सुपुत्र थे अखिलेश यादव के अपने बाप और चचा दोनों को जो है कैसे बेइज्जत किए थे, ये सारी दुनिया ने देखा है। तेजस्वी की एक खासियत है कि आज भी अपने पिता को उसने साइडलाइन नहीं किया, और अब भी जगदा बाबू का तो मैं कह नहीं सकता, आप बताएंगे, पर आज भी बड़े बुजुर्गों की सलाह को मानता है। अखिलेश नहीं मानते थे। तो लालू जी का ये क्या सोच, कांग्रेस को कितना सीट देना चाहिए? देखिए, पहले हम ये समझ लें, लालू यादव जी के हालात ठीक नहीं है। इनफैक्ट आपको ध्यान नहीं होगा, वो ममता बनर्जी तक को पहचान नहीं पाया था जब तेजस्वी जी का बेटा हुआ था, ठीक है। लेकिन ये बातें सामने नहीं लाई जा रही है। अब रही बात कि क्या बड़े बुजुर्ग सुनते हैं, हाँ जगता बाबू की सुनता है। देखिए तेजस्वी, अगर आप राहुल गांधी को देखें, उदयनिधि स्टालिन को देखें या अखिलेश को देखें, इन सबसे ज्यादा पॉलिटिकली मैच्योर हुआ है। भले उनसे कम शिक्षित रहा हो, लेकिन पॉलिटिकली तेजस्वी यादव इनसे बहुत मैच्योर है, वो मिला के चलना जानता है। लेकिन तेज प्रताप वाला कांड जो है ना, वो अनअवॉइडेबल था इनके लिए, तो इस वजह से वो ब्लंडर तो हो ही गया वहां। अब देखिए, कुछ भी कहिए, हाथ में थोड़ा सा फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, ठीक है, दवा करा लीजिए, बचाने का अंत तक प्रयास होना चाहिए। काट देना बाजू जो है ना, वो दिक्कत होता है। और तेज प्रताप यादव जी को काटना इनके लिए घाटे का सौदा तो है। दूसरी बात जो आपने कही कि जगता बाबू की कितनी सुनते हैं, सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, आज भी सुनते हैं, ठीक है। सिर्फ जगता की नहीं सुनते, वो झाजी की भी सुनते हैं, डी वाले जो प्रोफेसर जिनको राज्यसभा भेजा गया। तो इन सब के बाद भी जो कांग्रेस का वोट शेयर, पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी थी, जीती कितनी सर? 17। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास अपना कोई वजूद नहीं, अपना कोई कैडर नहीं, वो तो राजद के वोट के भरोसे जी रही है। आज अगर कांग्रेस को बिहार में अकेले चुनाव लड़ने को बोल दिया जाए, तो अपने बूते 10 विधायक नहीं बना सकती, 243 पे लड़के सर, उसकी हैसियत नहीं। तो इस चीज को समझना है। तो मुलायम सिंह जी एक सीजन पॉलिटिशियन थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हाँ? वो ग्राउंड की रियलिटी को समझते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी भी अगर ठीक से ये होते, तो 40 से ऊपर देने नहीं देते। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि लालू प्रसाद यादव जी उस हद तक नहीं है, तो 60 इस बार देना पड़ेगा। चूंकि मुकेश सहनी भी एक कैंडिडेट आ गया है, उसको भी 20-30 सीट देना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा, क्या होगा, अभी तक तो सब पर्दे के पीछे है। वैसे हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग बहुत जल्दी, पिछली बार हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया था, इस बार हम लोगों ने तय किया है, मैं और मेरी टीम, हम लोग बहुत जल्दी सर बिहार आ रहे हैं। सितंबर बस थोड़ा मानसून का थोड़ा ठंडा हो जाए, मानसून का जोर कम हो जाए। अभी तो बहुत अतिवृष्टि हो रही है हमारे इधर, अभी यहाँ भी बारिश हो रही है बहुत तेज। तो जैसे ही बारिश और बाढ़ का प्रकोप खत्म होगा, हम लोग बिहार आ रहे हैं, और ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके साथ मिलके बिहार से हम लोग भी करेंगे। अभिषेक भाई, आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। दोबारा मिलते हैं। बड़ी आपके इनपुट्स की बड़ी जरूरत रहती है, और बिहार को जितना आप बेहतरीन समझते हैं और समझाते हैं, मजा आता है आपको सुन के। दोबारा सर बिहार में कुछ और चर्चाएं करेंगे, मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।